हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि ये अपवर्तनांक का एक प्रकार है और इसका पहला जो प्रकार है उसका नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक पर ही निर्भर करता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझ लें और तब चल के हम इसे समझेंगे तो और बेटर लगेगा। नहीं तो अभी कोई दिक्कत भी नहीं होगा अगर आप इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक या इसी को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कह देते हैं। ठीक है, अपना बोलने के उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक आदमी के कई गो नाम हो जाते हैं, उसी तरह भाई अपवर्तनांक के भी नाम है। कोई आपेक्षिक कह देता है, कोई सापेक्षिक कह देता है। तो ये आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक जो है ये क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन निरपेक्ष अपवर्तनांक के ऊपर आधारित है। कैसे, सुनिए बोल रहे हैं, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बाउंस किया, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, किसकी बात कर रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कैसे सर, समझे में नहीं आ रहा है कि ये दो माध्यमों का, जैसे समझ लीजिए यहां पर हम बोलते हैं कि माना कि, पहले मान लेते हैं, माना कि माध्यम एक तथा माध्यम दो, क्योंकि दो गो माध्यम तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई हो सकता है हवा हो, कोई जल हो, ऐसे करके माना कि माध्यम एक तथा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि सापेक्ष अपवर्तनांक को जानने के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के ऊपर हमें डिपेंड होना है। तो माना कि माध्यम एक तथा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा भाई, बताइए। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम n से सूचित करते हैं। ये बात समझ लीजिएगा पिछला वीडियो से, या आपको ये कहीं ना कहीं अपवर्तनांक जब पढ़ेंगे तो वहां भी ओनली फॉर n ही है या म्यू, केवल सिंगल अपवर्तनांक जब आप पढ़िएगा तो वहां पर म्यू भी है ना। तो माना कि माध्यम एक तथा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ पर दो गो माध्यम है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी क्रमशः n1 तथा n2, क्योंकि माध्यम एक के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और माध्यम दो के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 ले लिए, मान लिए कि इतना क्रमशः इतना इतना है। अब जब इतना है तो अब हमें समझना है इसके डिफिनेशन के मुताबिक। इसका संकेत ये कहता है कि हमको आप संकेत के रूप में n12 या संकेत के रूप में n21 कह सकते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक का संकेत अगर देना होगा तो क्या कह सकते हैं, या तो n12 या n21 कह सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो पहले माना मानी कर लिए कि माना कि माध्यम एक तथा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। अब हमें निकालना है सापेक्ष अपवर्तनांक, इसके निकालने से ही हमारा डिफिनेशन तैयार होके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, किसी के सापेक्ष निकाल के देखते हैं। ऐसे हम निकाल देते हैं माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब कौन सा अपवर्तनांक है, तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक ही है। ये मत समझ कि फाइनली ओनली फॉर अपवर्तनांक है, नहीं। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं।
तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहता क्या है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को। तो यहाँ लिखने के आधार पे हमें थोड़ा सा समझना होगा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक से कुछ हट के है। इसे अगर ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे तो माइंड हैंग कर जाएगा। माध्यम एक, माध्यम दो, माध्यम दो, माध्यम एक, कहानी गोल कर देगा माध्यम करते करते समझ लीजिए। तो माध्यम एक के सापेक्ष दो का निकालने जा रहा है अपवर्तनांक, इस बात को समझिएगा। एक के सापेक्ष दो का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए, पहले n कर दीजिए और एक के सापेक्ष जिसके सब कर है एक के, तो इसको पीछे रखिए, और दो का तो इसको आगे रख दीजिए। ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना होगा तो एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, पहला नंबर इसको बोलिए, तब इसको बोलिए और तब इसको बोलिए। कैसे बोलेंगे? एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, बोलने आएगा? फिर से बोलिए। बोलने जब से नहीं सीखिएगा तब से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, जिसका पूछता है उसको n के साथ सटा दीजिए, n के साथ संपर्क में पहले कर दीजिए। अब देखिए, इसको यहाँ पर विस्तार करते हैं इसी बात को। तो ये जो n21 है, n21 ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। आई कहता है कि हमको निकालना होगा तो निरपेक्ष लाइए, और निरपेक्ष मेरा कितना है? n1 और n2। तो अब इसको हम इसके रूप में कैसे लिखें? तो देखिए, यहाँ पर लिखते समय ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछ रहा है उसको लिखेंगे ऊपर। तो किसका पूछ रहा है? एक के देखकर दूसरा को निकालिए, तो जिसको निकालिए उसको कर दीजिए ऊपर, और जिसको देखकर उसको रख दीजिए नीचे। क्या ये दो गो निरपेक्ष अपवर्तनांक है? दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसी बात को तो हम डिफिनेशन दे रहे थे। अब यहाँ पर लिखने में लोगों को बड़ी सोचना पड़ेगी, सॉरी कैसे कैसे लिख दिए, जरा एक बार और समझा दीजिए। आइए भैया समझ लीजिए, ज्ञान है भैया, ज्ञान को महानता ही समझिए। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, जैसे ही पहला नंबर हमें n लिख दीजिए, ठीक। और क्या कह रहा है? माध्यम एक के सापेक्ष दो का, माने दो का अपवर्तनांक निकालना है। तो जिस भाई को निकालना है उसको n के साथ सटा दीजिए। मस्त। किसके सापेक्ष निकालना था? एक का, तो एक का पीछे कर दीजिए बराबर। इसे हमें कोई कहे पढ़ के बताइए तो क्या पढ़िएगा? तो हम पढ़ेंगे एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब इस बात को विस्तार करें तो आराम से बटा दीजिए, और देखिए जो दो है इसको रख दीजिए n2 ऊपर, और 1 जो है इसको रख दीजिए n1। ये इस तरीका से लिखा जा रहा है। आपको लिखने में अगर तकलीफ हो रहा है तो चलिए एक बार और लिखवाते हैं। पहले इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मानिए समीकरण 1, और इसे जल्दी उतारिए ताकि अब हम आपको ये दूसरा काम दे। रुकिए, ऊपर वाला मिटाते हैं। हमने समीकरण 1 लाया है, आप समीकरण 2 लाइए। लिख रहे हैं हम, देखिए क्या लिख रहे हैं। माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब आप बताइए कितना लिखिएगा? जस्ट इसी का ये रूप है, पलटिए कैसे लिखिएगा, करिए। समीकरण 2 लाइए तो कितना लाएंगे आप? चलिए देखिए, हम ला रहे हैं, आप लोग लाए होंगे समीकरण 2, तो मिला लीजिएगा। ये सब माना मानी करके लिखना होगा। पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफिनेशन लिखने के बाद उसका संकेत लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि ये सापेक्ष अपवर्तनांक को n12 या n21 से सूचित करते हैं।
और तब माना मानी करके और उसके बाद इस समीकरण 1 बनाइएगा और फिर नीचे पुनः माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक और तब उसको समीकरण 2 बनाया जाएगा। इसको 1 और उसको 2। क्या कह रहा है? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो पहले n दीजिए और किसका निकालना है? 1 का निकालना है। यहां रखिए, किसको देखते हुए? तो 2 को देखते हुए। समझ गए क्या? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का जिसका निकालना है वो n के करीब में है और n के करीब में है तो पहले इसी को ऊपर रख दीजिए और बाद में 2 है तो बाद में इसको नीचे रख दीजिए। मस्त भैया। जो भी है जयमाल जब होता है तो जो करीब होते हैं उनको ऊपर अच्छा से दिखाई देता है, जो पीछे होते हैं उनको नीचे बेचारे रहते हैं। अच्छा दिखाई बढ़िया से नहीं दे रहा है। तो ये n मान लिया कि ये दूल्हा दुल्हन है और ये 1 जो इनके नजदीक है तो ये पहले इनको ऊपर ऊपर दिख लेगा। मस्त। और जो 2 है भैया ये बाद में है तो बाद को नीचे से देखो। मस्त रहो। और इस तरीके से इसका मान लिया हम समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में करेंगे गुणा। क्या करेंगे? आपस में गुणा। चलिए इसको मिटा देते हैं और लिख रहे हैं। एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं, इसीलिए कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, बुझाइए नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है इसे हल्का में ले रहे थे क्या? समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से हल्का में इसको मत लीजिएगा, बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। तो 1 कितना है? 1 है n21 गुणे ये है n1 2। जब भी दो समीकरण को आपस में गुणा करते हैं तो हर एक समीकरण का LHS और RHS भाग होता है। तो 2 गो समीकरण की गुणा करे तो LHS का गुणा LHS ले और RHS का गुणा RHS ले, ऐसे अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए कि ये औरत है ये आदमी है, ये भी औरत है ये भी आदमी है, हो गया दोनों में टक्कर। तो औरत की लड़ाई औरत से और आदमी की लड़ाई आदमी से, तब आएगा खेल में मजा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से हम कर देते हैं। कितना औरत लोग लड़ रही हैं, अब आ जाएंगे आदमी लोग। तो यहाँ पर है n2 बटा में n1 गुणे n1 बटा में n2। यहाँ तक हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ऊपर के चीजों को मिटा देते हैं। मस्त तो लग रहा है एकदम। नीचे भी अब खत्म हो गया कहानी ये सब। तो क्या होगा जरा देखिए। खतरा अब कटने मरने वाली की बात रहे तो लाल कलम से खतरा, n1 से n1 कट गए, n2 से n2 कट गए। फाइनली बेचारे इधर कितना बचे? इधर कुछ नहीं तो बच गया 1, कट कुट के 1 बचा। इधर कितना है? n21 गुणे n1 2। इसमें से किसी एक को अकेले कीजिए। चलिए हम n21 को अकेले कर रहे हैं तो फाइनली मेरा आ जाएगा n21 बराबर 1 बटा में, ये बटा में चल जाएगा, गुणा वाला मान कहाँ चल जाएगा? भागा में, यानी हो जाएगा n1 2। अब ये एक फार्मूला बना, ये एक क्या बना? फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहता है जरा सुनिए। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। अब अजीब अजीब हाल है, कहे ना कि एकदम माइंड को हैंग करा देगा अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो। फॉर्मूला को लिखिए भैया, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे ना उसको बनाने से सीख जाएंगे। इसका हिंदी लिखने में माइंड जो है ना इधर उधर घूम जाएगा। एक बार और बोल दे क्या? सुनिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के जो अपवर्तनांक होते हैं वो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होते हैं। ये हिंदी में बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है, जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तब तक बाउंस से करेगा। पहले उसे उतारिए और इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल हम बनाने जा रहे हैं। इसको उतारिए जल्दी, न्यूमेरिकल को लिख देते हैं बुक से। एक मिनट खाली वेट करना होगा। इसको उतार लीजिए।
मिटते हैं ना, चलिए मिटाते हैं। चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, कैसे बन रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख दें, कांच का अपवर्तनांक चलिए देखिए, तो क्वेश्चन को लिख दिए हैं, अब थोड़ा सा टाइमिंग तो लगेगा ही। क्वेश्चन को एक बार रिपीट किया जाए कि क्या है क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.4, तो कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। सापेक्ष अपवर्तनांक आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल। और ये जो 1.6 और 2.4 ये सब निरपेक्ष अपवर्तनांक है। पिछला लेक्चर में हम बताए हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक कि कांच का अपवर्तनांक निकालना होता था तो कैसे होता था, जल का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, और वो सब अपवर्तनांक एक निरपेक्ष होता है। तो हमें 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया, इन्हीं के अनुपात जो होते हैं हमारा क्या होते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। तो पहले इसको हल करें कि भाई हल कैसे होगा। देखिए हल में दिया है, समझिएगा। करे कांच का अपवर्तनांक, कांच इसे हम n मतलब अपवर्तनांक, g मतलब ग्लास, समझने के लिए कितना दे रखा है? 1.6। फिर कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक, तो n माने अपवर्तनांक, हीरा को डायमंड d से, इसे लिख देते हैं 2.4। अब जो ये तो लिखने में हमें आसानी हो गई, लेकिन जो पूछ रहा है ना उसी को मेन समझना है, इसी को समझेंगे तब जाके होगा। एक बार हिंदी में लिख दें, एक बार हिंदी में लिख दें या इसका संकेत के ही रूप में लिख देते हैं, क्या ठीक है? क्या कह रहा है? कांच के सापेक्ष, बेटर होगा कि लिख ही देना, तब बाउंस कर जाएगा, ये लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। कांच के सापेक्ष हीरा, एक तरह से आपको याद आ रहा है जब n1 n2 मानते थे तो लिख रहे थे ना, n1 के सापेक्ष n2, ऐसे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वहीं आया कि नहीं कहानी यहाँ पर? तो अब बताइए, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि n लिख रहे थे, n लिख रहे थे कि नहीं? बिल्कुल। कांच के सापेक्ष हीरा का, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष हीरा का, तो बताए थे जिसको लिखना है वो n के करीब करिए, तो d, ठीक। और कांच के, तो कांच को कर दीजिए पीछे, NdG। इसको कैसे पढ़ेंगे? ग्लास के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, ग्लास माने कांच के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? तो जो n के नजदीक था उसे लिख देते थे ND, बटा में बाद में जो था उसे लिखते थे NG। मस्त, पीछे इसी नियम पर बन रहा है, बातों को समझिएगा। अब आइए ND का मान देखिए कितना है? 2.4, और NG का मान कितना दे रखा है? 1.6। इस तरीका से अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो दशमलव एक एक अंक के बाद एक कट गया और हो गया कितना? 24 बटा में 16, और
हमारा कुछ वैल्यू यहाँ से कटेगा, कितना से कटेगा, तो 8 से, अतिरिक्त 24, 8 दूनी 16, आ गया 3/2, और इसे हम कटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 1.5। ये हमारा क्या है, आंसर है। और कहेंगे कि सर यहाँ पर कोई मात्रक नहीं लिखिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर देखें, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.5 आ गया। सापेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष मत कह दीजिए कि 2.42 होता है, नहीं, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। उतारिए जल्दी से, आंसर देख लेते हैं कि भाई आंसर कितना सही आया है कि नहीं। फैंटास्टिक आंसर आया है। इसी क्वेश्चन को पलट कर भी पूछा जा सकता है, आपसे हम पूछ रहे हैं पलट कर इसी क्वेश्चन को, पहले इतना उतार लीजिए तब बेटर रहेगा, क्वेश्चन दे रहे हैं इसी को। चलिए मिटा दें। कोई भारी नहीं था, मेन था समझना कि कब कैसे लिखना है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो भैया हम उम्मीद करते हैं कि अब इसको समझने के लिए आपको 12th क्लास में प्रवेश करेंगे तब होगा, क्योंकि 10th का जो फिजिक्स है उसका पूर्णतः टॉपिक जो हमारा है अब 12th में ही दर्शन होंगे, और 12th में और डीपली में, जब आपको 12th में हम पढ़ाएंगे फिजिक्स तो और मस्त से समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं आप 10th के बाद 12th में कभी ज़रूर मिलिएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको वहाँ इससे भी बढ़कर और आपको डीपली में नॉलेज दिया जाएगा। ये सब तो एक तरह से टेलर दिया जा रहा है, क्योंकि भाई फिल्म तो हमारा बड़े क्लास है ना, सब कुछ यहीं बता दिया जाएगा, तो फिर आगे के क्या। अगर कुछ चीज़ें अधूरी रहेगी तभी तो जानने की ख्वाहिश रहती है। क्वेश्चन को पलट रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ कर देते हैं हीरा और यहाँ कर देते हैं कांच। क्वेश्चन पलट गया, सेम वही है। बताइए कितना होगा आंसर, जल्दी फास्ट करके कमेंट में आंसर दीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी कीजिए, आंसर देखिए तब तक कुछ न्यू क्वेश्चन देखा जाए इसी के आधार पर। इसमें तो अब तो हम अपने से नहीं इस क्वेश्चन को बनाए हैं, तो इसमें आंसर उसका नहीं दिया हुआ है। अब हमें पलट गया है तो भाई कुछ करना होगा। आइए बनाते हैं, देख लिया जाए। आप आंसर अपना बनाए हैं तो मिला लीजिएगा फास्ट तरीका से। अब कहेंगे सर आप मौका दे ही नहीं रहे हैं और कह दे रहे हैं कि बनाइए बनाइए। देखिए भाई, अब हम तो वीडियो बना रहे हैं, इसमें टाइम को भी लेकर चलना है ना, नहीं तो फिर आपको तो इतना मौका दिया जाता, ऑफलाइन क्लास रहता है तो कहिए मत। और इसमें भाई सीखना है तो क्या कीजिएगा, फास्ट तो सबको लेकर चलना है, और पांचों उंगलियां एक जैसा है नहीं, हल में दिया है। एक बार पुनः फिर समझ लीजिए, अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा समझने को, अब आगे न बढ़ा जाएगा। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब n, और ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 1.6। डायमंड का अपवर्तनांक यानी ND दिया है 2.4, और कह रहा है कि हीरा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, यानी अपवर्तनांक हीरा के सापेक्ष का मतलब D, और कांच का ज्ञात कीजिए मतलब G बराबर वाट, नहीं पता। तो इसको विस्तार करेंगे कैसे इस बात को, तो जो n के करीब लगा होता है उसको रख देते हैं Ng, और ये D बाद में है तो इसको लिख देते हैं ND। मतलब ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक डायमंड के सापेक्ष, तो ग्लास के सापेक्ष कितना दे रखा है 1.6, और डायमंड की कितना दे रखा है 2.4। दशमलव को उड़ाइएगा तो 16/24, और आप इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 और अतिरिक्त 24,
यानी 2/3। आप इसे ही आंसर छोड़ दें, क्या जरूरत है दशमलव में लाने का, आंसर यही मस्त। तो इस तरह से आपने सापेक्ष अपवर्तनांक का डिफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला कैसे बना और उसके आधार पर न्यूमेरिकल कैसे आए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।